Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and on this platform we are learning organism and population, that is for class 12th. In the previous session we have discussed one interaction between the two different population. In the population the organisms interact with each other because they may be depend on each other, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो देर विल बी इंटरेक्शन. मैंने आपको इंटरेक्शन का मतलब भी समझा दिया था कि इंटरेक्शन का मतलब बायोलॉजी के टर्म्स में क्या है, ठीक है. और हम लोग ने दो इंटरेक्शन पढ़ लिए. पहला इंटरेक्शन हम लोग ने पढ़ा था कंपटीशन, ठीक है. एक हम लोग ने पढ़ा था कंपटीशन और एक प्रेडेशन. दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, कंपटीशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, प्रेडेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है. कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें जो भी कॉम्पीटिंग स्पीसीज हैं उन दोनों का लॉस होता है, इसीलिए आपने देखा था टेबल में माइनस माइनस लिखा था. फिर हम लोग ने गॉस के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था कि गॉस का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या है. उनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर दो सुपीरियर कॉम्पिटिटिव स्पीसीज हैं उसमें से एक कोई सुपीरियर है एक कोई इन्फीरियर है, तो सुपीरियर वाली इन्फीरियर वाले को क्या कर देती है, एलिमिनेट कर देती है. और लेकिन उन्होंने जनरलाइज कर दिया था. बाद में मैक आर्थर ने बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, सम टाइम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं और अगर वो सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट कर रही हैं तो दे में भी को एग्जिस्ट, वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो नेक्स्ट इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं, पैरासिटिज्म. आपने पैरासाइट्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि पैरासाइट्स होते हैं. पैरासाइट्स डिपेंड ऑन द होस्ट, वो होस्ट पे डिपेंड करते हैं. जैसे प्रीडेटर प्रे को अपना फूड बनाता है, सेम एज जो पैरासाइट्स होते हैं होस्ट की बॉडी से अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं. मेनली दे आर हेट्रोट्रॉप्स, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. और पैरासाइट्स जैसे एक तो होते हैं जो बॉडी के इनसाइड, दे कैन गो इनसाइड द बॉडी, like as we can take the bacterium, we can take other organism, those goes inside the body and they take the food from the host. Some parasites are found on the surface of the body, जैसे if you have listened about the ticks, ठीक है, लाइस के बारे में आपने सुना होगा, तो वो क्या करते हैं, बॉडी से ही, बॉडी के सरफेस से ही ब्लड को सक करते हैं. तो ऐसे पैरासाइट्स को हम लोग एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं. और जो पैरासाइट बॉडी के अंदर चला जाए उसको क्या बुलाते हैं, एंडोपैरासाइट्स, ठीक है. तो यहाँ पे हम पैरासिटिक इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट करते हैं. कंसिडरिंग दैट पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ एंश्योर फ्री लॉजिंग एंड मील्स, ठीक है. इसमें क्या होता है, फ्री लॉजिंग और फ्री मील मिलता है. किसको मिलता है, पैरासाइट्स को मिलता है. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म हैज़ इवॉल्व्ड इन सो मेनी टैक्सोनॉमिकल ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट. अगर हम प्लांट्स को देखें तो कुछ प्लांट्स भी पैरासाइट्स होते हैं. जैसे आपने कसकुटा का नाम सुना है, अमरबेल, जो पैरासाइट्स होता है बिकॉज दैट कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. मेनी पैरासाइट्स हैव इवॉल्व्ड टू बी होस्ट स्पेसिफिक. कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो उनके लिए पर्टिकुलर होस्ट ही चाहिए, अगर वो होस्ट नहीं है तो वो और किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते, तो होस्ट स्पेसिफिक हो जाते हैं. दे कैन पैरासाइट ओनली अ सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट इन सच अ वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट्स टेंड टू को इवॉल्व. तो ऐसी कंडीशन में दोनों को को इवॉल्व होना पड़ेगा. मतलब अगर होस्ट के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो पैरासाइट को भी अपने अंदर क्या लाना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग चेंज लाना पड़ेगा. तो दे हैव टू टेंड टू को इवॉल्व, इसीलिए यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, को इवॉल्व. दैट इज इफ द होस्ट इवॉल्व्स स्पेशल मैकेनिज्म. अगर मान लो होस्ट ने कुछ स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिया टू डिफेंस, अपने आप को डिफेंस करने के लिए, मतलब बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कहाँ से, पैरासाइट से. तो पैरासाइट को उसी के काउंटरैक्ट में, मतलब उसी के काउंटर पे कुछ और भी मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा जिससे उस होस्ट में वो अपने आप को स्टेबल कर पाए. क्लियर है. सो इफ द होस्ट इवॉल्व्स स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग और रेजिस्टिंग द पैरासाइट हैज टू इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म्स टू काउंटरैक्ट एंड न्यूट्रलाइज देम, और उनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा. In order to be successful with the same host species in accordance with their lifestyle, अगर उनकी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग देखें तो पैरासाइट्स इवॉल्व स्पेशल एडाप्टेशन. ये इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लेना यहाँ पे कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंट एडाप्टेशंस एडाप्टेड बाय द, मतलब डिफरेंट फीचर्स एडाप्टेड बाय द पैरासाइट्स. जैसे पहला है लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन. जो पैरासाइट्स होते हैं उनके पास अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स नहीं होते. पहला प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन. एडेसिव ऑर्गन्स की हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, होस्ट से अपने आप को अटैच कर सकते हैं, तो एडेसिव ऑर्गन्स हो गए. सकर्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो ब्लड को सक कर सकते हैं, ठीक है. लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता बिकॉज दे टेक द डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ द फूड. एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी,
तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके, पैरासाइट्स के, दोज हैव अडॉप्टेड, और उन्होंने ये कैरेक्टरिस्टिक अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट। कभी कभी किसी पैरासाइट को या तो एक होस्ट चाहिए होगा या तो दो होस्ट चाहिए होंगे, ठीक है, या वेक्टर चाहिए होगा। जैसे अगर आप मलेरिया डिजीज किससे होती है, पैरासाइट से। कौन से पैरासाइट से होती है, प्लाज्मोडियम से। लेकिन प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, आपको पता है, ठीक है। तो होस्ट कौन है, एक तो मॉस्किटो है, दूसरा कौन है, ह्यूमन है, ठीक है। लेकिन कैरियर की तरह कौन बिहेव कर रहा है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो वही यहाँ पे लिख रखा है, द लाइफ साइकिल्स ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स involving one or two intermediate host or vectors to facilitate parasitization of its primary host. The human liver fluke, जैसे एक एग्जाम्पल ले रखा है, human liver fluke ट्रिमेटोड है, इसको हम ट्रिमेटोड के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नेम द होस्ट ऑफ द ट्रिमेटोड, ट्रिमेटोड के होस्ट के नाम बताइए। तो ह्यूमन लीवर फ्लूक, जिसको ट्रिमेटोड भी बोलते हैं, डिपेंड ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट, इसके दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, स्नेल एंड अ फिश, टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। तो कितने होस्ट हो गए इसके, दो, स्नेल एंड फिश। सेम एज मलेरियल पैरासाइट नीड्स अ वेक्टर, जो मॉस्किटो बिहेव करता है एज अ वेक्टर टू स्प्रेड टू द अदर होस्ट। मेजोरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट, याद रखना मोस्टली पैरासाइट्स ऐसे ही होते हैं जो होस्ट को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रिडेशन बाई मेकिंग इट फिजिकली वीक, इतना फिजिकली वीक कर देते हैं कि और भी कुछ पैरासाइट्स उसमें जाके रह सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। मतलब होस्ट जो है इतना वीक हो जाता है, फिजिकली वीक हो जाता है कि वल्नरेबल हो जाता है प्रिडेशन के लिए। जैसे मान लो कोई एनिमल है, उसमें कुछ पैरासाइट्स लग गए, अब वो एनिमल रन नहीं कर सकता। अब रन नहीं कर सकता तो उसका जो प्रीडेटर है वो उसको तो और भी खा जाएगा। तो इसका मतलब है वल्नरेबल हो जाते हैं किसके लिए, अपने प्रीडेटर के लिए। पैरासाइट्स दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट, उनको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। आपको पता है बायोलॉजी में एक्टो का मतलब ही होता है सरफेस। The most familiar example of this group are the lice on the human and ticks on the dogs. आपने सुना होगा। Many marine fishes are infested with ectoparasite. आपने 11th में पढ़ रखा है एगांथा में, जिनके पास जॉलेस होते हैं, साइक्लोस्टोमा आपने फिश पढ़ रखी है, जिनके सर्कुलर माउथ होते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, पैरासिटिक होते हैं, मतलब प्रीडेशन की तरह होते हैं। तो इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट्स, जिसको हम कोपेट्स बोलते हैं, कोपोपोड्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, फिशेस हो गई जो पैरासाइट्स होती है। कस्कुटा, मैंने आपको बताया था ना, कस्कुटा को अमरबेल भी बोलते हैं। कस्कुटा पैरासिटिक प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड इन द ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट, हेज प्लांट से अपना फूड लेता है। हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल, ठीक है, अपना इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, दैट्स वाई इट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, दैट्स वाई इट इज डिपेंड ऑन द हेज प्लांट, ठीक है। तो इट डिराइव इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इज पैरासाइट्स, इसलिए वो पैरासाइट हो गया। फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट, एक्चुअली फीमेल मॉस्किटो जो कैरी करती है, ठीक है, उसको हम पैरासाइट कंसीडर नहीं करते, लेकिन वो पैरासाइट को कैरी करते हैं। जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है वो पैरासाइट तो नहीं है, लेकिन वो पैरासाइट को क्या करती है, कैरी करती है। इन कंट्रास्ट एंडोपैरासाइट्स, अगर हम एंडोपैरासाइट्स को देखें तो वो बॉडी के अंदर रहेंगे, आपको मैंने बताया था पहले ही, इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट्स। वो लिवर भी हो सकते हैं, किडनी भी हो सकते हैं, लंग्स भी हो सकते हैं। दीज ऑर्गन्स कैन बी इन्वेडेड बाई दीज पैरासाइट्स। ये जो पैरासाइट्स होते हैं इन ऑर्गन्स में इन्वेड कर सकते हैं, यहीं पे जाके अटैक कर सकते हैं और अपना फूड वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। भाई एक्टोपैरासाइट तो सरफेस पे आए, फूड लिया और निकल गए, लेकिन जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं दे नीड टू एंटर इन द होस्ट की बॉडी में उनको एंटर करना है। अगर होस्ट की बॉडी में एंटर कर गए तो बहुत सारे केमिकल से भी अपने आप को बचाना है, सेव करना है। उनकी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट स्प्रेड देयर नंबर इन द होस्ट बॉडी। तो दैट्स वाई दे नीड अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। देयर मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर्स आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड while emphasizing their reproductive potential. उनके एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल ये सब फीचर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या डेवलप होता है, उनका रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म इज टर्म यूज फॉर द बर्ड्स। ये बर्ड्स के केस में यूज होता है,
ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि जो कोयल होती है वो अपने एग को अपने अपने नेस्ट में एग ले नहीं करती, वो जाके किसी और बर्ड के नेस्ट में उसको एग को ले कर देती है, जिससे क्या होता है उसका जो प्रेडेटर्स होते हैं उसके एग को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते। तो हो क्या रहा है कि जो एक बर्ड है वो अपने एग को ले जाके किसी और के नेस्ट में ले कर दे रही है। तो अगर देखा जाए तो वो जो उसका एग है वो वहाँ पे डेवलप हो रहा है, वहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो एक तरह से ये भी एक क्या हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल हो गया। कैसे पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल हो गया, आपको पता है पैरासाइट के लिए एक होस्ट चाहिए, तो यहाँ पे जो कोयल है उसके लिए होस्ट कौन हो गया, जहाँ पे वो जाके एग को ले कर रही है। तो ब्रूड parasitism in birds is a fascinating example of parasitism in which the parasitic bird lay its eggs in the nest of its host and lets the host incubate them। और जो होस्ट होता है उसको लगता है कि ये उसी का एग है और उसको वो इनक्यूबेट करता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग्स ऑफ द पैरासिटिक बर्ड, जो पैरासिटिक बर्ड है उसका जो एग है हैव इवॉल्व टू रिसेंबल द होस्ट एग, वो इस तरह से उसका इवोल्यूशन हो चुका है कि वो होस्ट के एग की एकदम तरह दिखता है, उसका साइज भी वैसे होता है, उसका कलर भी होता है। ठीक है, तो इन द साइज एंड कलर टू रिड्यूस द चांसेस द होस्ट टू आइडेंटिफाई देम, जिससे होस्ट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। ठीक है, ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ कुकू, जिसको कोयल भी बोलते हैं कुकू को, एंड द क्रो इन योर नेबरहुड। तो होता क्या है, जो कुकू होती है वो जाके अपने एग को क्रो के नेस्ट में जाके ले कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से एक एग्जांपल हो गया ब्रूड पैरासिटिज्म किसमें देखा जाता है, बर्ड में। नेक्स्ट आ जाओ कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म में एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दो जो स्पीसीज इंटरैक्ट कर रही हैं, एक स्पीसीज को तो बेनिफिट होगा लेकिन जो दूसरी स्पीसीज है उसको ना ही बेनिफिट होगा और ना ही उसको कोई हार्म होगा। तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या बुलाते हैं, कॉमन सेलिज्म। क्लियर है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ द कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म के बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेट्स सी। दिस इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स and the other is neither harmed or benefited. An orchid growing as an epiphyte, ऑर्किड एक प्लांट होता है, एज अ एपीफाइट ग्रो कर रहा है, कहाँ पे, ऑन अ मैंगो ब्रांच। एंड बार्नेकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल। एक्चुअली जो एपीफाइट है जो मैंगो पे ग्रो हो रहा है उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है वहाँ से, लेकिन मैंगो को ना ही कोई बेनिफिट हो रहा है और ना ही उसको कोई हार्म हो रहा है। सेम है जो बार्नेकल्स हैं, दे जस्ट डेवलप, मतलब दे आर फाउंड, दे आर ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल्स। तो वेल के बैक पे बैठ के वो अपने फूड को लेते रहते हैं, तो इसमें वेल को ना ही कोई हार्म हो रहा है ना ही कोई बेनिफिट हो रहा है, लेकिन बेनिफिट किसको हो रहा है, बार्नेकल को हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरी स्पीसीज को अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है तो कोई लॉस भी नहीं हो रहा है। द कैटल एग्रेट, एक बर्ड होती है कैटल एग्रेट वाइट कलर की, एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन। जब वो कैटल मूव करती है, ठीक है, जहाँ पे भी शब्स मतलब वो ग्रेजिंग करने जाती है ग्रासेस वगैरह में, तो वहाँ के जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, दे फ्लश आउट, वो ऊपर की तरफ उड़ते हैं, और जो एग्रेट होती है वो उनको खा लेती है। अब बताओ कैटल को कोई बेनिफिट हो रहा है या कोई हार्म हो रहा है, नहीं, लेकिन बेनिफिट किसको हो रहा है, एग्रेट को हो रहा है। तो द कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन, a sight you are most likely to catch if you live in formed rural area। रूरल एरिया में ये सब देखने को ज़्यादा मिलता है क्योंकि वहाँ पे कैटल्स ज़्यादा होती हैं। इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलिज्म। द एग्रेट ऑलवेज फोरेज, फोरेज मतलब वो रहता है या अपनी एक्टिविटीज़ उसी किसके क्लोज में करता है, क्लोजेस्ट होता है, क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग। जहाँ पे भी कैटल्स ग्रेजिंग करते हैं वहाँ पे वो फोरेजिंग एक्टिविटी अपनी शो करते हैं। ठीक है, बिकॉज द कैटल एज दे मूव स्टिर अप, जैसे जैसे वो मूव करेंगे ग्रासेस स्टिर होंगी, और कौन फ्लश आउट होंगे, इंसेक्ट्स फ्रॉम द वेजिटेशन दैट अदरवाइज माइट बी डिफिकल्ट फॉर द एग्रेट टू फाइंड एंड कैच। ठीक है, अदरवाइज वो ना उसको देख सकते हैं ना ही उसको कैच कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द कॉमन सेलिज्म इज द इंटरैक्शन बिटवीन सी एनिमोन। सी एनिमोन आपने पढ़ा है, सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है, फ्लावर की तरह होता है, इसमें टेंटिकल्स लगे होते हैं। उस टेंटिकल के बीच में क्लोन फिश जाके अपने आप को हाइड कर लेती है। ठीक है, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए वो जाके वहाँ पे अपने आप को हाइड कर लेती है। अब सी एनिमोन को कोई बेनिफिट नहीं है ना ही कोई हार्म है, लेकिन बेनिफिट किसको हो रहा है, क्लोन फिश को हो रहा है। तो द फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल्स। The anemone does not appear to derive any benefit by hosting the clone fish। क्लोन फिश से उसको कोई
बेनिफिट ना हो रहा है, ना ही कोई हार्म हो रहा है। क्लियर है? तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, कौन से इंटरेक्शन के, कॉमन्सेलिज्म के। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, म्यूचुअलिज्म। ये एग्जाम्पल एक फिगर में आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है कि वास्प स्पीसीज, वास्प जो है वो अपने एग को ले कर रही है फ्रूट में, फिग में, ठीक है। फिग और वास्प का यही रिलेशन होता है। और जो फिग होता है उसका जो फ्लावर मतलब उसका जो पॉलिनेशन होता है, दैट इट टेक प्लेस बाय द वास्प। वो कौन करता है, वास्प करता है। लेकिन वास्प उसके एक्सचेंज में क्या करता है, अपने एग को यहाँ पे ले कर देता है। तो उसका जो एग होता है, जो उसका लार्वा डेवलप होता है, दैट डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द फिग। फिग के फ्रूट से वो अपना न्यूट्रिशन डेराइव करता है, लेकिन एक्सचेंज में क्या कर रहा है, वो उसका पॉलिनेशन कर रहा है। तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है ना। इसका मतलब है म्यूचुअलिज्म इज द रिलेशनशिप इन विच बोथ द स्पीसीज, वॉट एवर स्पीसीज आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, दोज गेट बेनिफिट। दोनों को ही बेनिफिट होता है फ्रॉम ईच अदर। तो सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज, या इंटरैक्शन इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। लेट्स सी, this interaction confers benefit on both the interacting species. Lichen represent a intimate mutualistic relationship. lichen आपको पता है एल्गल और फंगल के बीच का एसोसिएशन होता है, जिसमें जो फंगस होता है वो तो फोटोसिंथेसिस शो नहीं कर सकता, तो एल्गी फोटोसिंथेसिस शो करके उसको फूड प्रोवाइड कराता है। और उसके बदले में जो फंगस होता है वो क्या करता है, वो उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड कराता है। तो lichen represent an intimate mutualistic relationship between a fungus and photosynthesizing algae or cyanobacteria. Similarly, mycorrhiza are association between fungi and the root of higher plant like as pinus. Pinus की जो roots होती है उसमें mycorrhiza मतलब fungus का association होता है। The fungi help the plant in the absorption of essential nutrient. वो nutrient को absorb करने में help करता है, और उसके बदले में plant उसको क्या provide कराता है, energy yielding carbohydrate, food provide कराता है। The most spectacular and evolutionary fascinating example of mutualism are found in plant and animal relationship. वही pollination वाला। Plants need the help of animals for pollinating their flower and dispersing their seeds. Animals obviously have to pay fee. भाई अगर उनको कुछ चाहिए तो उसको फी पेड करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ सर्विसेज देंगे, सर्विसेज दैट प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। प्लांट्स ऑफर रिवार्ड, प्लांट्स उनको रिवार्ड ऑफर करते हैं। क्या देते हैं, नेक्टर देते हैं, पॉलेंस देते हैं, ठीक है, साइट देते हैं कि भाई यहाँ पे अपना एग ले कर लो, जूसी फ्रूट्स वगैरह, जूसी जो केमिकल्स होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स ऑफर रिवार्ड्स एज और फी इन द फॉर्म ऑफ पॉलन, नेक्टर for pollinators and juicy and nutritious food for seed dispersers. But the mutually beneficial system should be safeguarded against cheaters. इसमें भी कुछ cheaters होते हैं जो जाते तो हैं और वो फी ले लेते हैं, लेकिन उसके मतलब रिवार्ड तो ले लेते हैं लेकिन उसकी फ़ी नहीं पे करते, मतलब पॉलिनेशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन, बिना पॉलिनेशन के नेक्टर को स्टील कर लेते हैं। अब प्लांट तो एनिमल है नहीं कि उसको दौड़ा ले, उसको स्केप करे, उसको मारे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नाउ यू कैन सी वाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शन ऑफन इवॉल्व को इवोल्यूशन। तो को इवोल्यूशन दो जगह देखने को मिल रहा है, एक आपने पैरासिटिज्म में देखने को मिला, एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर मान लो जो पॉलिनेटिंग स्पीसीज है उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है तो जो पॉलिनेशन जिसका हो रहा है ना उसको भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम, यहाँ पे कुछ चीटर्स होते हैं, जो चीटर्स क्या करते हैं, विदाउट पॉलिनेशन नेक्टर को स्टील कर ले जाते हैं, ठीक है। को इवोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि अगर एक में चेंज आ रहा है तो दूसरे को भी अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो ऐसी कंडीशन में को इवोल्यूशन हो रहा है, दोनों का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज इवोल्यूशन ऑफ द फ्लावर एंड इट्स पॉलिनेटर स्पीसीज आर टाइटली लिंक्ड विद वन अनदर। In many species of fig tree, there is a tight one-to-one relationship with the pollinator species of wasp. It means that a given fig species can be pollinated by only its partner, that is wasp. कोई और species इसका pollination नहीं कर सकता. The female wasp uses the fruit not only as an oviposition. Oviposition मतलब the position where they lay egg. ठीक है, साइट, बट यूजेस द डेवलपिंग सीड्स, लेकिन डेवलपिंग सीड्स को भी क्या करते हैं, यूज करते हैं विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग इट्स लार्वा। वो अपने लार्वा को नरिश करने के लिए फ्रूट्स को भी, फ्रूट से फ्रूट जूस को भी क्या करते हैं, वो इनटेक करते हैं। तो वास्प किस लिए डिपेंड हो गया, अपने जो लार्वा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए, और जो फिग स्पीसीज है वो वास्प पे क्यों डिपेंड है, पॉलिनेशन के लिए।
तो जब वास्प pollinates the fig inflorescence while searching for suitable egg laying site. In return for the favor of pollination, the fig offers the wasp of some of its developing seeds. कुछ डेवलपिंग सीड्स उसको दे देता है जिससे उसके लार्वा को न्यूट्रिशन मिल जाता है। क्लियर है? अब आ जाओ ऑर्किड। ऑर्किड शो अब बेविल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न। ठीक है, इनका जो फ्लोरल पैटर्न होता है वो बड़ा अमेजिंग होता है। ठीक है, फ्लोरल पैटर्न को अगर हम देखें, मेनी ऑफ विच हैव इवॉल्व्ड टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए जो ऑर्किड फ्लावर्स होते हैं, इनके जो पेटल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इंसेक्ट की तरह बन जाता है। मतलब उनका जो पेटल्स का अरेंजमेंट होता है वो ऐसा दिखता है जैसे कोई इंसेक्ट बैठी हो। ठीक है, बी और बम्बल बी एंड इंश्योर द गारंटीड पॉलिनेशन। ठीक है, जिसकी वजह से उनका गारंटीड पॉलिनेशन होता है। नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवॉर्ड। द मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ आइरिस, कौन सा ऑर्किड है? मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ आइरिस एम्प्लॉइज सेक्सुअल डेसिट। डेसिट मतलब धोखा, सेक्सुअल धोखा देता है। कैसे? इसका जो पेटल्स होता है ना, दैट फॉर्म अ स्ट्रक्चर एज अ फीमेल, वो एकदम फीमेल की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। तो जो मेल बम्बल बी है या मेल बी है उसको लगता है कि कोई फीमेल बैठी है। वो कॉपुलेशन के पर्पस से जाता है। जब कॉपुलेशन के पर्पस से जाता है तो वो उसके बैक पे पॉलन ग्रेन को स्टिक कर देता है। समझ में आए? तो इसको क्या बुलाते हैं? सेक्सुअल डेसिट। क्लियर है? तो मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ आइरिस एम्प्लॉइज sexual descent to get pollination done by a species of bee. One petal of its flower bears an uncanny resemblance to the female. एकदम किसकी तरह हो जाता है? फीमेल की तरह हो जाता है। bee in size and color marking पूरी तरह से उसकी तरह हो जाता है। The male bee is attracted to what it perceives as a female. उसको लगता है कोई फीमेल बी बैठी है। ठीक है, और क्या हो जाता है? सीडो कॉपुलेशन। सीडो मतलब झूठा कॉपुलेशन, ये तो एक्चुअल में कॉपुलेशन हुआ ही नहीं with the flower and during that process is dusted with pollen grain. जब वो जाता है मेटिंग के लिए तो ये जो ऑर्किड ऑफ आइरिस के जो पेटल्स होते हैं वो क्या वहाँ पे डस्ट कर देते हैं? पॉलन ग्रेन को डस्ट कर देते हैं। when the same bee pseudocopulate, क्योंकि इनके पास मेमोरी तो होती नहीं, अगर हम होते तो हम एक बार जान जाते तो सेक्सुअल डेसिट दे रहा है, अब दोबारा नहीं जाएंगे। समझ में आए? ठीक है, तो इस तरह से ये दोबारा वहाँ पे फिर से जाएंगे क्योंकि इनके पास ऐसी मेमोरी रिटेन नहीं होती। जब ये दोबारा फिर किसी के पास जाएंगे तो पॉलिनेशन कर देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आपको स्यूडो कॉपुलेशन या सेक्सुअल डेसिट का भी एक एग्जांपल यहाँ से मिल गया जो म्यूचुअलिज्म में आ रहा है। ठीक है, अब म्यूचुअलिज्म में क्या है कि भाई बेनिफिट तो कहीं ना कहीं हो रहा है ना। अब लेकिन अलग बात है कि एक एक्सेप्शनल है कि यहाँ पे अगर बी को देखा जाए तो बी का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है क्योंकि वो कॉपुलेट तो कर नहीं पा रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है। एक एक लाइन आपको अच्छे से पढ़नी है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन किस लाइन से फॉर्म हो जाए। क्लियर है? तो आप भी एनसीईआरटी की पूरी तरह से रीडिंग करोगे और जैसे मैंने बताया मार्क करोगे। यू हैव टू मार्क ईच एंड एवरी लाइन एंड द लाइन विच आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू स्टडी इन अ वेरी फोकस्ड मैनर। ठीक है, और आपको वहाँ पे मार्क कर लेना है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। क्लियर है? तो सेशन को कंप्लीट करते हैं, लेसन भी कंप्लीट हो गया और सेशन को भी कंप्लीट करते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड गुड बाय।